तो कहानी में अभी तक हमने देखा कमिश्नर ने तेसांग को पतझड़ तक का वक्त दिया था म्योंगजा को ढूंढने के लिए। तभी मिसेस नावल तेसांग की मुलाकात यूनजंग और चियोक से करवाती हैं, जहां यूनजंग और चियोक भी साचिमोतो नाम के पेंटर को ढूंढ रहे थे। तभी तेसांग और चियोक की डील होती है, जहां चियोक और यूनजंग म्योंगजा को ढूंढने का काम लेते हैं और बदले में चियोक तेसांग को साचिमोतो को ढूंढने को बोलती है। वहीं चियोक और यूनजंग को पता चलता है म्योंगजा ओनस्योंग हॉस्पिटल में है। तेसांग, चियोक और यूनजंग ओनस्योंग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें म्योंगजा की कोई रिकॉर्ड नहीं मिलती है। इसलिए चियोक और यूनजंग हॉस्पिटल में ही रुकने का डिसाइड करते हैं और तेसांग गुपियोंग के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही तेसांग हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, हॉस्पिटल में एक भयानक वायरस फैल जाती है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। ये खबर सुनकर तेसांग फिर से हॉस्पिटल में जाने की तैयारी करता है और अपने दोस्त कॉमरेड कॉन के साथ हॉस्पिटल में एंटर करता है। कॉन अपने साथियों को ढूंढने चला जाता है और तेसांग और चियोक म्योंगजा को। जैसे ही तेसांग और चियोक हॉस्पिटल के सेकंड लेवल बेसमेंट में एंटर करते हैं, तभी उन्हें एक भयानक क्रिएचर दिखती है, जिसे देख तेसांग और चियोक वहीं हिल जाते हैं। चियोक साचिमोतो के थ्रू अपनी माँ के बारे में पता करना चाहती थी, लेकिन साचिमोतो को चियोक की मॉम की कोई खबर नहीं थी। अब हमें देखना ये है कि तेसांग और चियोक म्योंगजा को हॉस्पिटल से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं, और चियोक अपनी मॉम को ढूंढ पाती है या नहीं, या फिर दोनों हॉस्पिटल में ही मारे जाएंगे। ये सब कुछ हमें आगे पता चलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड्स। तो चलिए ग्योंगसोंग क्रिएचर के कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में हमें तेसांग के दोस्त कॉमरेड कॉन की पास्ट दिखाई जाती है, जहां कॉमरेड कॉन और दूसरे कॉमरेड्स की मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में सारे कॉमरेड्स जापानियों को खत्म करने का प्लान बना रहे होते हैं। दरअसल हाल ही में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जहां गद्दार जोसन और जापानी जनरल और भी बड़ी नामी हस्तियां वहां आने वाली थी। कॉमरेड ली कॉन को बोलता है, जैसे ही सब मीटिंग में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम उन्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। तभी कॉन रिएक्ट करते हुए बोलता है, मीटिंग से पहले कोई पकड़ा नहीं जाना चाहिए। जिस पर कॉमरेड ली रिएक्ट करते हुए बोलता है, आप फिक्र ना करें, हमारे पास लगभग 20 किलो डायनामाइट है और वो कहाँ रखा है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बॉम्ब यानी डायनामाइट की लोकेशन सिर्फ कॉमरेड ली को पता थी, लेकिन बाद में कॉमरेड ली और उसके साथ कॉमरेड हुडो जापानियों के खिलाफ पर्चे बनाते हुए पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल के बजाय उन्हें ओनस्योंग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और इसी कारण से कॉमरेड कॉन तेसांग के साथ ओनस्योंग हॉस्पिटल में आया था। कॉन कॉमरेड ली से मिलते ही उससे डायनामाइट की लोकेशन पूछता है, पर कॉमरेड ली डायनामाइट की लोकेशन नहीं बताता है, ये बोलते हुए कि तुम मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें डायनामाइट की लोकेशन बताऊंगा। इससे पहले कि कॉन वहाँ से निकलता, तभी कॉन भी पकड़ा जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ के ऑफिसर्स कॉन को पेन पेपर देते हैं और उसमें उन लोगों के नाम लिखने को बोलते हैं जिनके साथ कॉन हॉस्पिटल में घुसा था। जैसे ही ऑफिसर्स वहाँ से निकलते हैं, तभी कॉन को मिस्टर ओ के भाई की कटी हुई सर दिखती है। मिस्टर ओ अपने भाई को बहुत टाइम से हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था, पर उसके भाई को तो पहले ही मार दिया गया होता है। वहीं क्रिएचर तेसांग पर हमला कर देती है। तभी चियोक आकर उस क्रिएचर को गोली मारते हुए तेसांग को बचाती है। तेसांग और चियोक दोनों भागना शुरू कर देते हैं और क्रिएचर भी तेसांग और चियोक का पीछा कर रही होती है। क्रिएचर के आवाज को सुनकर यूनजंग भी क्रिएचर के पास आ चुका होता है और क्रिएचर के आसपास आग लगा देता है। तेसांग और चियोक एक लोहे के गेट के पार जाकर गेट को बंद कर देते हैं। तेसांग और चियोक क्रिएचर से तो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें सार्जेंट हानेदा अपनी फौज के साथ घेर लेता है। दोनों को पकड़कर अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है। सार्जेंट हानेदा चियोक को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और चियोक से हॉस्पिटल में आने की वजह पूछ रहा होता है। सार्जेंट हानेदा थोड़ा ब्रूटल टाइप का इंसान था, इसलिए चियोक हानेदा को कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ कर्नल कातो आता है और चियोक को अपने साथ ले जाता है। वहीं ऑफिसर सोमा तेसांग से एक डील करता है और बोलता है, तुम मुझे ग्योंगसोंग में रहने के लिए एक बड़ा घर और कुछ पैसे दोगे, क्योंकि मेरी बीवी और बच्चों को ग्योंगसोंग पसंद आ गई है और वो यहीं रहना चाहते हैं। तेसांग ऑफिसर सोमा को पैसे खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है और तेसांग की भी कुछ शर्तें होती है। सोमा तेसांग को कॉमरेड ली के साथ जेल में बंद कर देता है।
कुछ ही देर बाद ऑफिसर सोमा वहाँ फिर से आता है और वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स को अपने साथ ले जाता है। तभी तेसांग जेल के ताले को खोलकर बाहर निकल जाता है और चाबी कॉमरेड ली को दे देता है और बोलता है, अगर मैं आधे घंटे के अंदर नहीं आया तो तुम लोग खुद से ताला खोलकर बाहर निकल जाना, लेकिन कम से कम आधे घंटे तक वेट करना, तब तक मैं आ जाऊंगा और उससे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ कर्नल कातो चियोक से हॉस्पिटल में आने की वजह पूछता है, जिस पर चियोक कर्नल कातो को बताती है, मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। तभी कर्नल चियोक से उसकी माँ का नाम पूछता है, जिस पर चियोक बताती है, मेरी माँ का नाम सेशन है। चियोक जैसे ही अपनी माँ का नाम बताती है, कर्नल कातो समझ चुका होता है ये लड़की उसी दूसरी महिला की बेटी है जिस पर हाल ही में एक्सपेरिमेंट किया गया था और अब वो भयानक क्रिएचर बन चुकी है। कर्नल कातो चियोक से पूछता है, तुमने जब उस क्रिएचर को देखा तो तुम्हें कुछ अजीब लगा? जिस पर चियोक बताती है, वो बहुत डरावना था, मुझे डर लगा और मैं भागने लगी, अगर नहीं भागती तो वो मुझ पर हमला कर देता। कर्नल कातो चियोक को फिर से जेल में बंद कर देता है। कर्नल कातो सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि कोई भी बिना मुझसे पूछे इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा और अगर किसी ने मेरी बात टालने की कोशिश की तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। चियोक को उसी जेल में बंद किया जाता है जहाँ पर पहले उसकी माँ को रखा गया था। जेल में चियोक को उसकी माँ का मैसेज दिखता है जिसमें वो बता रही होती है, मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे चियोक से मिलना है। मैसेज को देख चियोक इमोशनल हो जाती है। तभी तेसांग चियोक को ढूंढते हुए जेल में आता है। चियोक गुस्से में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती है। तेसांग चियोक को रोक रहा होता है, जिस पर चियोक तेसांग से माफी मांगते हुए और इमोशनल होते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन आज से हमारे रास्ते अलग हैं, मुझे मेरी माँ को ढूंढना होगा। जिस पर तेसांग इमोशनल होते हुए चियोक को गले लगा लेता है। तभी चियोक तेसांग को बाकी प्रिजनर्स को बचाने को बोलती है। वहीं कॉमरेड कॉन रोते हुए तेसांग, चियोक और यूनजंग के बारे में पेपर में लिख देता है। तेसांग वापस ऑफिसर से लड़ते हुए प्रिजनर्स को बचाने जाता है, लेकिन तब तक सारे प्रिजनर्स जेल से निकल चुके थे, जिसे देख तेसांग टेंशन में आ जाता है। वहीं डॉक्टर इचिरो अपने ऑफिसर्स को खूब सुना रहा होता है और अपने ऑफिसर्स को क्रिएचर को जल्द से जल्द कंट्रोल करने को बोलता है। कर्नल कातो थर्ड लेवल बेसमेंट की तबाही को देखकर क्रिएचर की एबिलिटीज को एक पेपर में लिख रहा होता है, जैसे कि उस क्रिएचर में सेंस है क्योंकि उसने खुद से लिफ्ट चलाना सीख लिया था। तभी कर्नल कातो के पास चियोक गन लेकर आती है और धमकाते हुए पूछती है, बताओ मेरी माँ कहाँ पर है और क्या किया तुमने उनके साथ? जिस पर कर्नल कातो चियोक को नाजिन के बारे में बताता है और बोलता है, इस छोटे से जीव के कारण एक इंसान भयानक रूप धारण कर लेता है और हमेशा शिकार के तलाश में होता है। जिस क्रिएचर को तुमने देखा वो तुम्हारी माँ ही थी। चियोक को कर्नल कातो की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। वहीं सारे प्रिजनर्स छिपकर भाग रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कुछ ऑफिसर्स फिर से उन प्रिजनर्स को घेर लेते हैं। तभी कॉमरेड ली सभी को भागने को बोलता है और सारे प्रिजनर्स भागना शुरू कर देते हैं। तभी ऑफिसर्स भी शूट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह कॉमरेड ली की बेवकूफ़ी के कारण आधे प्रिजनर्स मारे जाते हैं। इससे पहले कि ऑफिसर्स बचे हुए प्रिजनर्स को मारते, तब तक वहां तेसांग आ चुका होता है और उन ऑफिसर्स को गोली मार देता है और बचे हुए प्रिजनर्स को एक सेफ जगह पर जाने को बोलता है। प्रिजनर्स जैसे ही वहां से निकल रहे होते हैं, तभी एक ऑफिसर उठकर तेसांग पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी वहां वो क्रिएचर आ जाती है। तेसांग प्रिजनर्स को भागने को बोलता है। हम देखते हैं क्रिएचर भी तेसांग का पीछा कर रही होती है। तेसांग उस क्रिएचर को गोली मारे जा रहा होता है, पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं था। तभी तेसांग को नाइट्रोजन गैस दिखती है और तेसांग नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी क्रिएचर तेसांग पर हमला करने को आ रही होती है। तभी तेसांग नाइट्रोजन गैस को निकालने में कामयाब हो जाता है और क्रिएचर बेहोश हो जाती है। बेहोश होते होते वो क्रिएचर फिर से अपनी बॉडी से एंथ्रेक्स छोड़ना शुरू कर देती है। तेसांग कॉमरेड ली को सुनाना शुरू कर देता है, ये बोलते हुए कि मैंने बोला था अगर मैं आधे घंटे के अंदर नहीं आऊं तब तुम वहां से भागना, तुम पहले ही क्यों निकल गए, थोड़ा तो भरोसा कर लेते। जिस पर कॉमरेड ली बोलता है, कॉमरेड हुडो ने उसे बताया कि जांग तेसांग काफ़ी मतलबी इंसान है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो हमें बचाने नहीं आएगा। कॉमरेड ली के बातों को सुन तेसांग और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं मतलबी हूँ, मैं मतलबी होता तो तुम्हें जेल की चाबी नहीं देता। जिस पर कॉमरेड ली तेसांग से बोलता है, मैं बस सारे प्रिजनर्स को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। जिस पर तेसांग रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुम दूसरों को ढाल बनाकर खुद यहाँ से भाग रहे थे और खुद को सच्चा देशभक्त बताते हो।
तेसांग और ली बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ यूनजंग आता है और तेसांग से च्योक के बारे में पूछता है, जिस पर तेसांग यूनजंग को बताता है च्योक अपनी माँ को ढूंढ रही है। तभी यूनजंग रिएक्ट करते हुए बोलता है, क्या मेरी पत्नी यहीं पर है? तेसांग यूनजंग को बताता है, हमें उसकी मॉम की मैसेज दिखी थी। तेसांग यूनजंग को बाकी प्रिजनर्स के साथ सेफ जगह पर जाने को बोलता है। यूनजंग सभी प्रिजनर्स को एक सेफ वार्ड की तरफ ले जाता है। वहीं जेल को खाली देख डॉक्टर इचिरो ऑफिसर सोमा को पीटना शुरू कर देता है और भागे हुए कैदियों को ढूंढने को बोलता है। डॉक्टर इचिरो ऑफिसर सोमा को धमकाते हुए बोलता है, अगर भागे हुए कैदी नहीं मिले तो मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ लाऊंगा और उन पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। वहीं च्योक कर्नल कातो से बोलती है, तुम जो कह रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, एक इंसान राक्षस कैसे बन सकता है? जिस पर कर्नल कातो गुस्से में रिएक्ट करते हुए बोलता है, वो राक्षस नहीं देवी है, मैंने एक कमजोर और लाचार इंसान को अद्भुत ताकत दी है। कर्नल कातो के इन सब बातों को सुन च्योक और भी भड़क जाती है और कर्नल कातो पर बंदूक तानते हुए पूछती है, बता तेरे इस राक्षस को तबाही मचाने से कैसे रोक सकते हैं? जिस पर कर्नल कातो हंसते हुए बोलता है, वो नहीं रुकेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो रुके। तभी एक ऑफिसर वहां आता है और कर्नल कातो को बताता है, सेकंड लेवल बेसमेंट में कुछ डेड बॉडीज पाई गई हैं और उनके बॉडीज पर एंथ्रेक्स के वजह से जलने के निशान हैं। कर्नल कातो क्रिएचर को देखने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी कुछ और ऑफिसर्स और सार्जेंट हानेदा वहां आते हैं और बताते हैं, हमने क्रिएचर को ढूंढ लिया है। सार्जेंट हानेदा उस क्रिएचर को मारने का ऑर्डर मांग रहा होता है, जिस पर कर्नल कातो सार्जेंट हानेदा से बोलता है, सेशिन को मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, जला दो उसे। हम देखते हैं च्योक कर्नल कातो पर पीछे से बंदूक ताने हुई होती है। तभी च्योक के पीछे से एक ऑफिसर आता है और च्योक को मारकर बेहोश कर देता है। हम देखते हैं च्योक को 4th लेवल बेसमेंट में सिकड़ों से बांध दिया जाता है और सेशिन यानी उस क्रिएचर को नाइट्रोजन की हेल्प से जबरदस्ती 4th लेवल बेसमेंट में भेजा जाता है, जहां बहुत सारे ऑफिसर्स नाइट्रोजन गैस के साथ च्योक के पास ही पोजीशन लिए हुए होते हैं। वो क्रिएचर च्योक के सामने आती है और च्योक पर हमला कर देती है। अब च्योक बचती है या नहीं, या फिर उस क्रिएचर ने अपनी बेटी को पहचाना या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। देखा था ऑफिसर सोमा ने तेसांग से डील किया था और डील में अपने लिए घर और पैसा मांगा था। वहीं तेसांग की भी कुछ शर्तें थी और शर्तें ये थी कि सभी प्रिजनर्स को यहाँ से बाहर निकालने में आप मेरी मदद करेंगे। दूसरा, मुझे हॉस्पिटल का एक ऐसा वार्ड बताइए जहाँ बहुत टाइम से कोई नहीं गया हो। प्रिजनर्स को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तेसांग ने ऑफिसर सोमा से मिसेस नावल को कॉल करवाया और उन्हें एक प्लान बताया। प्लान के अनुसार तेसांग मिसेस नावल को कॉन के डैड के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन जाने को बोलता है, जहाँ कॉन के डैड कमिश्नर इशिकावा को बताते हैं, तेसांग ने म्योंगजा को ऑनसेओंग हॉस्पिटल में देखा है और मेरा बेटा कॉन भी तेसांग के साथ ही हॉस्पिटल में है, मुझे किसी भी तरह उसे बचाना है। जिस पर कमिश्नर इशिकावा रिप्लाई करते हुए बोलता है, तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिस पर कॉन के डैड कमिश्नर को बोलते हैं, आपको ऑनसेओंग हॉस्पिटल जाना होगा जांच पड़ताल करने के लिए। जिस पर कमिश्नर इशिकावा कॉन के डैड से बोलता है, आप तो जानते ही हैं ऑनसेओंग हॉस्पिटल मिलिट्री के अंडर आती है, हम पुलिस वाले उनके काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। जिस पर कॉन के डैड कमिश्नर से बोलते हैं, शहर से लोग गायब हो रहे हैं, आपको पूरा हक है ऑनसेओंग हॉस्पिटल में जाकर जांच पड़ताल करने का। अब क्योंकि कमिश्नर को म्योंगजा को हॉस्पिटल से बाहर निकालना था, इसलिए कमिश्नर ऑनसेओंग हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन के डैड कमिश्नर से बात करके मिसेस नावल और गुप्योंग को इशारा करते हुए बताता है, कमिश्नर ऑनसेओंग हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है। इतना बताकर वहां से निकल जाता है। जिस पर गुप्योंग रिएक्ट करते हुए बोलता है, क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? जिस पर मिसेस नावल रिप्लाई करते हुए बोलती है, आपने मुझे किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करते हुए देखा है? मुझे तो खुद पर भी भरोसा नहीं है। जिस पर गुप्योंग बोलता है, आपको मुझ पर और बोमो पर तो भरोसा है ना, क्योंकि दुख हो या सुख हम हमेशा साथ रहते हैं। गुप्योंग और मिसेस नावल जेल के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी मिसेस नावल गुप्योंग से पूछती है, क्या कभी किसी ने आपके हाथ पैर के नाखून जड़ से उखाड़े हैं? शरीर का कोई हिस्सा जलाया है? आपको कभी बिजली के झटके दिए हैं? जिस पर गुप्योंग बोलता है, मैं ज्यादा से ज्यादा जुए में हारा हूँ, जिंदगी में उससे बुरा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर मिसेस नावल बोलती है, सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर उल्टा लटका कर पानी में लाल मिर्च मिलाई जाए और उसको आपकी नाक में डाली जाए। जिस पर गुप्योंग बोलता है, आज आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? तभी मिसेस नावल गुप्योंग को बोलती है, आप अगर ऐसी कोई मुसीबत में फंसते हैं तो सच छिपा कर जान खतरे में मत डालिएगा, जो भी आपको पता हो सब बता देना। ऐसे वक्त में अगर आप सच बताते हैं तो मैं आपको धोखेबाज नहीं मानूंगी, ये बात याद रखिएगा।
जिस पर गुपियोंग मिसेस नावल से पूछता है, ये सब आपके साथ हुआ है क्या? मैं अगर ऐसी कोई मुसीबत में कभी फंसता हूँ तो मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, आप भी ये बात याद रखिएगा। अचानक मिसेस नावल ऐसी बहकी बहकी बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि जिस जेल के पास से मिसेस नावल गुजर रही होती हैं, उसी जेल में मिसेस नावल को टॉर्चर किया गया था और टॉर्चर करके जेल से बाहर फेंक दिया गया था। तभी हम देखते हैं छोटे तेसांग को, जो जेल के बाहर बैठा हुआ था। तेसांग मिसेस नावल को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है और पूछता है, आप कितने टाइम से जेल के अंदर थी? मेरी माँ भी अंदर जेल में है, क्या आप उन्हें जानती हैं? उनका नाम सिम सुन डॉक है, आपने नाम तो सुना ही होगा। जिस पर मिसेस नावल, जो कि बुरी तरह से घायल थी, तेसांग को बोलती है, मैं नहीं जानती और मैंने तुम्हारी माँ का नाम भी नहीं सुना है। जिस पर तेसांग अपनी मॉम के इंतजार में वापस जाकर जेल के बाहर बैठ जाता है, लेकिन तेसांग की माँ पहले ही मर चुकी होती है क्योंकि उन्हें जापानी सैनिकों ने मार दिया था। प्लान के अनुसार कमिश्नर इशिकावा तो ऑनसोंग हॉस्पिटल जाने के लिए मान चुका था। तभी योंगचुन, वो दर्जी और रिक्शा पुलर के पास तेसांग का मैसेज आता है, जहाँ तेसांग योंगचुन को शाम 6 बजे तेसांग की तरफ से बीच शहर में पार्टी अरेंज करने को बोलता है और उस पार्टी में तेसांग के एरिया में रहने वाले सभी लोगों को इनवाइट करता है। वहीं तेसांग उस दर्जी को प्रिजनर्स के लिए नॉर्मल कपड़ों का जुगाड़ करने को बोलता है और बताता है, जब सारे प्रिजनर्स ट्रक से वहां पहुंचेंगे तब आप उन्हें नॉर्मल कपड़े दे दीजिएगा। और रिक्शा पुलर के लिए तेसांग का मैसेज होता है, जब सारे प्रिजनर्स आ जाएं तो उन्हें शहर के अलग अलग जगहों पर ले जाकर छोड़ देना। वहीं वो क्रिएचर जैसे ही चियोक पर हमला करने वाली होती है, तभी चियोक डर कर चिल्लाते हुए बोलती है, रुक जाइए माँ। और हम देखते हैं वो क्रिएचर रुक जाती है, जिसे देख कर्नल कातो भी शॉक हो चुका होता है और बोलता है, माँ की ममता के आगे हमारा नाजिन कमजोर पड़ गया। चियोक उस क्रिएचर यानी अपनी माँ के आगे रोना शुरू कर देती है। तभी कर्नल कातो चियोक के आसपास मौजूद सभी ऑफिसर्स को हमला करने को बोलता है और ऑफिसर्स फायर करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं वो क्रिएचर चियोक को बचा रही होती है। तभी कर्नल कातो सभी ऑफिसर्स को नाइट्रोजन गैस रिलीज करने को बोलता है। सारे ऑफिसर्स नाइट्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तभी वो क्रिएचर चियोक को साइड करके वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के कारण सेशिन ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाती है और बेहोश हो जाती है। तभी कर्नल कातो अपने ऑफिसर से पूछता है, वो लड़की कहाँ गई और दिखाई क्यों नहीं दे रही? तभी हम देखते हैं तेसांग चियोक को लेकर वहां से भाग रहा होता है, जिस पर चियोक तेसांग को बोलती है, वो राक्षस मेरी माँ है, जिसे सुन तेसांग भी हैरान हो जाता है। सार्जेंट थानेदार कर्नल कातो से पूछता है, बताइए सर, अब उस लड़की का क्या करना है? जिस पर कर्नल कातो सार्जेंट थानेदार से बोलता है, उस लड़की को ढूंढो और खत्म कर दो। सार्जेंट थानेदार अपने सारे ऑफिसर्स को पूरी की पूरी मिलिट्री वार्ड की तलाशी लेने को बोलता है। ऑफिसर्स उस लड़की यानी चियोक को पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं तेसांग, चियोक और वान तीनों ऑफिसर्स की ड्रेस में यूनजंग और बाकी प्रिजनर्स के पास पहुंचते हैं। तभी वहां ऑफिसर सोमा म्योंगजा को लेकर आता है और तेसांग से बोलता है, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है। सारे प्रिजनर्स म्योंगजा, ऑफिसर सोमा, यूनजंग, वान, चियोक और तेसांग सभी हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए एक जगह इकट्ठे हो चुके होते हैं। तेसांग सभी को बताता है, कुछ ही देर में इसी वार्ड के नीचे एक ट्रक लगी रहेगी और उस ट्रक में चढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। 10 मिनट में जितने लोग ट्रक में चढ़ जाएंगे, ट्रक उनको लेकर बाहर निकल जाएगा। हम देखते हैं कमिश्नर इशिकावा ऑनसोंग हॉस्पिटल आता है और साथ में 2 ट्रक लेकर आता है। एक ट्रक में पुलिस फोर्स थी और दूसरे ट्रक में गुपियोंग पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में सभी कैदियों को लेने आया होता है। डॉक्टर इचिरो कमिश्नर इशिकावा से पूछता है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? जिस पर कमिश्नर डॉक्टर इचिरो से बोलता है, शहर से लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए हम बस इस हॉस्पिटल की तलाशी लेने आए हैं। जिस पर डॉक्टर इचिरो कमिश्नर से बोलता है, हॉस्पिटल में भयानक वायरस फैली हुई है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस पर कमिश्नर रिप्लाई करते हुए बोलता है, तो आपने मास्क वगैरह क्यों नहीं पहना है? अगर आपको उस वायरस से कुछ भी नहीं हो रहा है तो मुझे यकीन है कि हमें भी कुछ नहीं होगा। कमिश्नर डॉक्टर इचिरो से बोलता है, हम बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आए हैं, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर इचिरो कमिश्नर को उसके ऑफिसर्स को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। शाम होते ही गुपियोंग ट्रक को उसी वार्ड के नीचे पार्क करता है जिस वार्ड में सभी कैदी थे। गाड़ी पार्क करते हुए गुपियोंग को वहीं का एक ऑफिसर देख लेता है और बोलता है, तुम यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते हो। जिस पर गुपियोंग उस ऑफिसर से बोलता है, मैं कमिश्नर इशिकावा का इंतजार कर रहा हूँ और मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। गुपियोंग उस ऑफिसर का ध्यान गाड़ी से हटाने के लिए एक दारू की बोतल निकालता है और उस ऑफिसर को बोलता है, इसे पीने के बाद मेरी सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चलो तुम भी चलो।
जिस पर वो ऑफिसर गुपियोंग को बोलता है आप यहाँ पी नहीं सकते हैं। जिस पर गुपियोंग बोलता है अरे बस 10 मिनट की बात है, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। गुपियोंग और ऑफिसर दोनों पेग लगाना शुरू कर देते हैं। कैदियों के पास सिर्फ 10 मिनट थे उस ट्रक में चढ़ने के लिए। 10 मिनट के बाद कमिश्नर इशिकावा उस ट्रक को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएगा और कुछ ही देर में 6 बजने वाली थी। हम देखते हैं योंगचुन म्यूजिक सेटअप बीच सड़क पर लगाकर म्यूजिक बजाना शुरू करती है। तेसांग सभी कैदियों को बताता है अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके होते हैं। हम देखते हैं म्योंगजा और सभी कैदी उतरना शुरू कर देते हैं और एक एक करके उतर ही रहे होते हैं। तभी जिस वार्ड में सभी कैदी थे उसी वार्ड की तरफ से सार्जेंट थानेदा अपने ऑफिसर्स के साथ गुजर रहा होता है। वार्ड को खाली देख सार्जेंट अपने ऑफिसर से पूछता है तुम लोगों ने इस वार्ड को चेक किया? जिस पर ऑफिसर्स बताते हैं 3 ऑफिसर्स इस वार्ड को चेक करने को गए थे लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए। चेक करने के लिए एक ऑफिसर उस वार्ड के एक कमरे में जाता है जहां सारे कैदी नीचे उतर रहे होते हैं। वान उस ऑफिसर को गोली मार देता है और गोली की आवाज को सुन गुपियोंग के साथ बैठा ऑफिसर तुरंत वहां से निकलता है और निकलते हुए गुपियोंग को वहां से गाड़ी हटाने को बोलता है। वहीं मिलिट्री वार्ड के सारे ऑफिसर्स तेसांग और सभी कैदियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तेसांग, च्योक, वान तीनों टेबल के पीछे पोजीशन लिए रेडी होते हैं। ऑफिसर्स आकर उस टेबल पर शूट करना शुरू कर देते हैं और शूट किए जा रहे होते हैं। तभी सार्जेंट थानेदा उन ऑफिसर्स को आगे बढ़ने को बोलता है। ऑफिसर्स जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं तभी तेसांग, च्योक और वान शूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतनी गोलीमारी के दौरान वान को भी गोली लग जाती है। वान की अब आखिरी सांसें चल रही होती है। वान अपना बैज च्योक को देता है और अपना नाम और एड्रेस बताता है। वान च्योक से बोलता है मेरी माँ से कहना मैं उन्हें बहुत याद करता था। जिस पर च्योक वान से बोलती है कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम अपनी माँ से जरूर मिलोगे, चलो उठने की कोशिश करो। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था। वान अब मर चुका होता है। लगभग सभी कैदी भी नीचे उतर चुके होते हैं, इसलिए अब तेसांग च्योक को भी नीचे उतरने को बोलता है। च्योक के नीचे उतरने के बाद ऊपर सिर्फ तेसांग और कॉमरेड ली बचे हुए थे। कॉमरेड ली तेसांग को नीचे उतरने को बोलता है, जिस पर तेसांग कॉमरेड ली से बोलता है तुम नीचे उतर जाओ, किसी को तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। जिस पर कॉमरेड ली रिएक्ट करते हुए बोलता है मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर तेसांग कॉमरेड ली को बताता है जब तक ट्रक हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक किसी को तो इन जापानियों का ध्यान भटकाना ही होगा। हम देखते हैं कॉमरेड ली भी नीचे उतर जाता है। यूनजंग और च्योक तेसांग के नीचे आने का वेट कर रहे होते हैं। जिस खिड़की से सारे कैदी उतर रहे थे तेसांग उस खिड़की को बंद कर देता है। जिस पर च्योक कॉमरेड ली से पूछती है तेसांग कहाँ है और वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? जिस पर कॉमरेड ली च्योक को बताता है वो नीचे नहीं आएंगे, उन जापानियों का ध्यान हम पर ना आए और ट्रक सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर निकल पाए, इसलिए वो जापानियों का ध्यान अपनी तरफ भटकाए रखेंगे। जिस पर च्योक रिएक्ट करते हुए बोलती है नहीं, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। जिस पर कॉमरेड ली च्योक से बोलता है तुम क्या चाहती हो, ये सारे कैदी भी मारे जाएं? जिस पर यूनजंग भी च्योक को वहां से चलने को बोलता है। कॉमरेड ली की बातें गुपियोंग भी सुन लेता है और रोते हुए उन कैदियों के साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले कमिश्नर अपने जूनियर ऑफिसर से बोलता है म्योंगजा जब ट्रक से उतर जाए तो सारे जोसन कैदियों को गोली मार देना। हम देखते हैं कमिश्नर दोनों ट्रक के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका होता है। वहीं जिस ऑफिसर ने कॉन को पेन पेपर दिया था, कॉन के डैड उसी ऑफिसर को पैसे खिलाकर कॉन को हॉस्पिटल से बाहर निकलवा लेते हैं। हम देखते हैं बीच जंगल में कमिश्नर इशिकावा के सामने म्योंगजा ट्रक से नीचे उतरती है और कमिश्नर के गले लग जाती है। म्योंगजा के ट्रक से उतरते ही कैदियों वाला ट्रक वहां से निकल जाता है। ट्रक के वहां से निकलते ही कमिश्नर का जूनियर उस ट्रक का पीछा करना शुरू कर देता है। गुपियोंग कैदियों वाला ट्रक लेकर तेसांग के गली में एंटर करता है। पीछे पीछे कमिश्नर का जूनियर जैसे ही तेसांग की गली में आता है वो देखता है सड़क पर मस्त पार्टी चल रही है। लोग तरह तरह का खाना खा रहे थे, बियर की बोतलें खुल रही थी और लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गुपियोंग की ट्रक भीड़ के बीच में थी और आगे बढ़ी रही थी कि तभी जूनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को ट्रक दूसरे रास्ते से ले जाने को बोलता है। जैसे ही जूनियर ऑफिसर अपना रास्ता बदलता है तभी सामने से बहुत सारे रिक्शा पुलर्स वहां से गुजरते हैं और कुछ देर के लिए उस ऑफिसर के ट्रक को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उन रिक्शा पुलर्स के वहां से निकलते ही वो जूनियर ऑफिसर गुपियोंग को ट्रक के साथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है
और गुपियोंग के ट्रक को चारों तरफ से घेर लेता है। जूनियर ऑफिसर गुपियोंग से पूछता है, बताओ ट्रक में कौन कौन है? जिस पर गुपियोंग बोलता है, सर ट्रक में मेरे अलावा और कौन रहेगा? म्योंगजा को छोड़ने के बाद इस ट्रक में कोई नहीं आया। जिस पर वो ऑफिसर ट्रक को चेक करता है और ट्रक में कोई भी नहीं होता है। ट्रक को खाली देख ऑफिसर गुपियोंग से पूछता है, बाकी कैदी कहाँ गए जिसे तुमने ऑनस्योंग हॉस्पिटल से छुड़ाया था? जिस पर गुपियोंग बोलता है, इस ट्रक में म्योंगजा के अलावा और कोई नहीं चढ़ा। इशिकावा सर ने उसे ही छुड़ाने के लिए कहा था और आज हम लोगों ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप हम पर शक क्यों कर रहे हैं? जिस पर वो जूनियर ऑफिसर गुपियोंग को अरेस्ट कर लेता है और अपने ऑफिसर्स को सारे कैदियों को ढूंढने को बोलता है और बताता है, जिस पर शक हो उसे अरेस्ट कर लो। सारे पुलिस ऑफिसर्स चल रही पार्टी में हमला बोल देते हैं और वहाँ के लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं और ऑफिसर्स योंगचुन को भी पकड़ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन सारे कैदी कहाँ चले गए? तो गाइस, जब वो जूनियर ऑफिसर रास्ता बदलने के लिए ट्रक मोड़ रहा था, तभी रिक्शा पुलर्स ट्रक को कुछ देर के लिए रोके हुए थे। तभी तेसांग का दर्जी उन कैदियों को नए कपड़े देता है और सारे कैदी नए कपड़ों को पहनकर एक एक करके ट्रक से नीचे उतरते हैं और एक साथ सारे कैदी और रिक्शा पुलर्स अपने रिक्शा के साथ इकट्ठे हो चुके होते हैं। मिसेस नावल सभी कैदियों से बोलती है, मुझे खुशी है कि आप सब सही सलामत हैं, लेकिन ज्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं होगा, इसलिए अब आप लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जाने से पहले कॉमरेड ली मिसेस नावल से माफी मांगता है और पूछता है, क्या ये सब शुरुआत से ही मिस्टर जांग तेसांग का प्लान था? जिस पर मिसेस नावल रिप्लाई करते हुए बोलती है, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मिसेस नावल हिंट देते हुए बोलती है, ग्योंगसंग में आपको कुछ भी चाहिए तो एक बार जांग तेसांग से जरूर मिलना पड़ता है, फिर चाहे वो पैसा हो या प्रॉपर्टी हो या इंसान हो, हमारे मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक है। हम देखते हैं सभी रिक्शा पुलर्स एक एक कैदी को लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। अब सारे प्रिजनर्स आजाद हो चुके थे। वहीं चियोक और यूनजंग भी अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चियोक तेसांग को बहुत याद कर रही होती है, क्योंकि तेसांग ने चियोक को म्योंगजा को ढूंढने के लिए पतझड़ तक का वक्त दिया था और अब पतझड़ का मौसम भी आ चुका था। चियोक यूनजंग से पूछती है, क्या तेसांग जिंदा होगा? तभी हम देखते हैं तेसांग को, जो जापानी ऑफिसर से बचकर भाग रहा होता है और ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। आखिर में भागते भागते तेसांग हड्डियों के ढेर में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं कर्नल कातो जैसे ही अपने ऑफिस में आता है, वो देखता है किसी ने कप में रखे नाजिन वाले पानी को पी लिया था। कर्नल कातो अपने ऑफिसर से पूछता है, बताओ इस रूम में तुम्हारे अलावा और कौन कौन आया था? जिस पर वो ऑफिसर बताता है, आपके जाने के बाद इस रूम में चियोक, म्योंगजा, तेसांग और ऑफिसर सोमा आए थे, जिसका मतलब चियोक, म्योंगजा, तेसांग या फिर ऑफिसर सोमा, इन्हीं में से कोई एक अगला क्रिएचर बनने वाला है। हम देखते हैं वान के घर वान की माँ की सिलाई मशीन और वान का मेडल पहुंचा दिया जाता है, जिसे देख वान की माँ रोना शुरू कर देती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं लेडी मायदा को पता चल चुका होता है कि सारे प्रिजनर्स और म्योंगजा ऑनस्योंग हॉस्पिटल से भाग चुके हैं। डॉक्टर इचिरो लेडी मायदा से माफी मांगता है, जिस पर लेडी मायदा डॉक्टर इचिरो पर काफी गुस्सा कर रही होती है और बोलती है, तुमने हॉस्पिटल मांगा, मैंने हॉस्पिटल बना के दिया। एक्सपेरिमेंट्स के लिए तुमने जितने पैसे मांगे मैंने उतने पैसे दिए, पर अब और नहीं। जिस पर डॉक्टर इचिरो लेडी मायदा से एक आखिरी मौका मांगता है और बोलता है, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। डॉक्टर इचिरो लेडी मायदा से बोलता है, हम एक एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर इचिरो लेडी मायदा को सेशिन की प्रोफाइल दिखाता है। हम देखते हैं सेशिन पर लगातार नाइट्रोजन रिलीज किया जा रहा होता है, जिस पर एक ऑफिसर कर्नल कातो को बताता है, सर नाइट्रोजन गैस खत्म होने वाली है, हम ज्यादा देर तक नाइट्रोजन रिलीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर्नल कातो किसी और ही ख्याल में होता है। कर्नल कातो अभी भी बैठकर यही सोच रहा होता है कि आखिर किसने इस कप का नाजिन वाला पानी पिया होगा। तभी हम देखते हैं म्योंगजा और कमिश्नर को, जो मस्त रंगरलिया मनाकर सो रहे होते हैं। तभी हमें म्योंगजा के फेस पर नाजिन दौड़ते हुए दिखता है, जिसका मतलब वो अगला क्रिएचर चियोक, तेसांग और सोमा नहीं बल्कि म्योंगजा ही बनने वाली होती है।